हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। पिछले वीक के कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो कहीं ना कहीं आपने इसके रिगार्डिंग भी कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, वो था इंडिया और बांग्लादेश के रिगार्डिंग। अब ऑल दो देखो काफ़ी हद तक ये इंटरनेशनल रिलेशंस का मुद्दा बनता है, किस तरह से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस चेंज हो रहे हैं, किस तरह से इम्प्रूव हो रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर कहीं ना कहीं एक आपने वर्ड सुना होगा इसके अंदर, सेपा। अब हमें ना देखो, बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमी हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सेपा क्या होता है आखिर। ठीक है, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, इनको समझना ज़रूरी है। ठीक है, और आप एक चीज़ रियलाइज़ करो, कहीं ना कहीं देखो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर, और हर कंट्री कहीं ना कहीं अपनी जैसे ना इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने की कोशिश करती है। बिल्कुल, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक पावर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरी और कंट्रीज़ के साथ एक तरह से कह लो कि ना कोलैबोरेशन करनी पड़ती है, उनके साथ और बेहतर तरीके से इंटीग्रेट होना पड़ता है, राइट। या फिर एक तरह से कह लो कि आपको एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके साथ और एक्सचेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब उसी में से एक चीज़ है सेपा। इसको समझते हैं आखिर ये चीज़ है क्या। देखो, जब भी बात होगी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में या दो कंट्रीज़ या फिर कह लो कि एक ग्रुप के बीच में किस तरह के इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, क्या क्या उन्होंने अब एक दूसरे के साथ किस तरह से जो अलग अलग ना ट्रेड के रिगार्डिंग क्या चीज़ें कर रखी हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके सामने इस तरह की कुछ पिक्चर आएगी। अब देखो होता क्या है, हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जैसे इंडिया है और बांग्लादेश है। अब मान लो कोई चीज़ है, मान लो मोबाइल है, जैसे मोबाइल मान लो इंडिया से बांग्लादेश जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई इन पे ड्यूटी लगती होगी, मान लो 10% ड्यूटी लगती है। उसी तरह से बांग्लादेश से हो सकता है कुछ टेक्सटाइल्स इंडिया में आती हो या कोई और प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ड्यूटी यहाँ पे लगती होगी, मान लो 5% है, 12% है, 15% है, वट एवर। अब एक चीज़ आप रियलाइज़ करो, अगर कहीं ना कहीं ये दोनों कंट्रीज़ आपस में एक तरह का एग्रीमेंट कर लें। किस तरह का एग्रीमेंट सर? एग्रीमेंट इस तरह का कि आपस में ये बोल दें कि भैया ये जो आप कहीं ना कहीं ये जो 10% ड्यूटी लगा रहे हो या ये 12% ड्यूटी लगा रहे हो, इसको हम आपस में कम कर लेते हैं। मतलब आप भी कुछ कम करो, मैं भी कुछ कम कर लेता हूँ। इससे होगा क्या, दोनों कंट्रीज़ में आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बाद में अगर थोड़ा ज़्यादा इनको इंटीग्रेट करना है तो उसके अंदर फिर और भी कुछ कर सकते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले आएंगे उसके अंदर, या फिर ये ड्यूटी को नियरली ज़ीरो भी कर सकते हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन इनके बीच में काफ़ी अच्छे लेवल का हो सकता है। ठीक है, तो इसी को एक तरह से बोल देते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। और उसी के ना हमारे अलग अलग प्रकार हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किस तरह का है। ठीक है, कहीं जगह कम होगा तो हम उसको एक तरह से प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बोल देंगे, किसी जगह पे हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे इकोनॉमिक मार्केट इसको बोल देंगे। एक एक करके इनको समझते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। क्योंकि देखो प्रीलिम्स में एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आपसे ना शायद हो सकता है मैच द कॉलम नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड हो गया, पूछ लेगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन है, कहाँ पे सबसे कम है। तो आपको इनके रिगार्डिंग समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आखिर होती क्या हैं। देखो, आप जानते हो हर जगह क्या होते हैं, एक तरह के बैरियर्स होते हैं। कैसे बैरियर्स? ट्रेड बैरियर्स। जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कभी कभी कुछ चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है तो कुछ बैरियर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपके कुछ टैरिफ बैरियर्स हो गया। ठीक है, कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, जैसे सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी बैरियर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखो WTO के अंदर पढ़ रखी हैं, तो ज़्यादा डिटेल में उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बात सीधा करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की। देखो, सबसे पहले देखो, जब भी कंट्रीज़ आपस में इंटीग्रेट होंगी तो एक तरह से मान लो कि सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है, PTA। PTA क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल बताया था ना आपको, इंडिया और बांग्लादेश मान लो, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं, मतलब मान लो या कोई भी XYZ कंट्री मान लो, इंडिया किसी और XYZ कंट्री के साथ क्या कर रही है, इंडिया इस XYZ कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट में आ रही है जिसके अंदर ये डिसाइड होते हैं कि अच्छा ये मान लो 50 प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये 50 प्रोडक्ट्स आपके यहाँ से मेरे यहाँ आते हैं तो यहाँ पे पहले अगर ड्यूटी 20% लगती थी तो अब इस ड्यूटी को कम करके हम 5% ड्यूटी लेंगे। हुआ क्या, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट दिया, जो एक्चुअल में ये ड्यूटी बाकी कंट्रीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग लगती थी, नहीं, आपको कम देनी पड़ेगी। किस चीज़ के लिए? इन पर्टिकुलर 50 गुड्स के लिए। ठीक है ना, तो एक तरह की कह लो यहाँ पे क्या आती है, एक तरह से हम पॉजिटिव लिस्ट देते हैं। पॉजिटिव लिस्ट कहने का क्या मतलब, एक तरह की आपको ना लिस्ट पकड़ा दी जाएगी कि ये प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, टेक्सटाइल है ना, तो टेक्सटाइल के कॉरस्पॉन्डिंग इतनी ड्यूटी लगेगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इतनी ड्यूटी लगेगी। इस तरह की एक लिस्ट होगी जहाँ पर क्या होगा, ये ड्यूटीज़ को रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसको क्या बोल देंगे? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट।
ठीक है जी, ये बहुत ही बेसिक लेवल का हुआ। अगर कंट्रीज इसके बाद भी चाहती हैं कि नहीं यार हमें और इंटीग्रेट होना है, फर्दर आपस में इंटीग्रेशन को बढ़ाना है, तो वो क्या जाएंगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी ना दरअसल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का ही नेक्स्ट लेवल है। कैसे, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन बस और बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो, यहाँ पर पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पर डिस्कस किया था कि 50 प्रोडक्ट्स के लिए मान लो उन्होंने डिसाइड किया कि हम ड्यूटीज़ को कम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ये बोलेंगे कि चलो मान लो हो सकता है इंडिया और XYZ कंट्री के बीच में मान लो 1000 प्रोडक्ट्स आपस में होते हैं ट्रेड, ठीक है, तो ये बोलेंगे कि भैया 10 प्रोडक्ट्स को छोड़ देते हैं, उसके अलावा बाकी के जितने भी 990 प्रोडक्ट्स बचे ना, सब पे हम ड्यूटी कम कर रहे हैं। किसी पे हो सकता है 20 से 5% कर दिया, कहीं पे 0 कर दिया, कहीं पे 2% कर दिया, इस तरह से। और इसको क्या बोल देते हैं, नेगेटिव लिस्ट। कहने का क्या मतलब, ये पॉजिटिव नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव लिस्ट का मतलब ये कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़कर, ठीक है ना, छोटे से प्रोडक्ट्स को छोड़कर बाकी सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या हुआ, ड्यूटी कम हुई। दैट इज नोन एज व्हाट, नेगेटिव लिस्ट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में जब भी हम जनरली बात करते हैं तो पॉजिटिव लिस्ट की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे बात क्या करेंगे कि अच्छा इन XYZ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर हम ड्यूटी कम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के लिए होता है, यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए हम ये चीज़ करते हैं। अब इसके बाद देखो, एक बार हम FTA पे भी पहुँच गए, फिर अगर कंट्रीज़ को लगे कि नहीं भैया आपस में और इंटीग्रेट होते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं, जिसको हम एक बोल देते हैं CECA या CEPA भी होता है। इनमें छोटा सा डिफरेंस है, मैं समझाता हूँ। देखो CECA क्या है, ये स्टैंड करता है कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक, सी है ना, कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है जी। उसी तरह से सेपा क्या होता है, ये भी सेम ही चीज़, कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक, यहाँ पे बस पार्टनरशिप आ जाता है, वहाँ कोऑपरेशन था, यहाँ आ गया पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अब देखो FTA के जो रूल्स हैं वो यहाँ तो अप्लाई होंगे ही होंगे, ये FTA का एक लेवल ऊपर है। तो FTA में जो चीज़ें थी वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, सेसा के अंदर क्या होता है, जो हमारी जैसे गुड्स होती हैं, ठीक है, ये गुड्स में फर्दर और इंटीग्रेशन दोनों के अंदर देखने को मिलता है। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर मान लो हमने 80% एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो गए थे, 80% गुड्स के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पर हो सकता है उसको एक लेवल और बढ़ा दिया गया, ठीक है, हो सकता है 90% कर दिया गया, आपके जो अलग अलग टैरिफ से उनको एलिमिनेट कर दिया गया। जब बात करेंगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, यहाँ पर दरअसल में क्या होता है, आपकी सर्विसेज भी आ जाती हैं या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी आ जाती हैं, ठीक है। सर्विसेज मतलब जो आप जानते हो ना, गुड्स एंड सर्विसेज में फ़र्क, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म हो गया, एजुकेशन हो गया, जो इस तरह से कहीं ना कहीं सर्विसेज होती हैं, वहाँ पर भी आपके रिडक्शन देखने को मिलती हैं इन ड्यूटीज़ के अंदर। उसके साथ ही क्योंकि कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा आपस में इंटीग्रेट हो गई हैं, तो अगर एक जगह से दूसरी कंट्री में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स का जो तरीका है उसको रिलैक्स कर दिया जाता है, आसानी से पैसा आप भेज सकते हो, आप आसानी से FDI वगैरह करा जा सकता है, तो यहाँ पर ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है। अब इस लेवल पर भी आ गए, अब कंट्री सोचती है कि नहीं भैया इसके अलावा और इंटीग्रेट हुआ जाए, तो और इंटीग्रेशन इसके बाद क्या आ जाती है, कस्टम यूनियन की। अब कस्टम यूनियन का एग्जांपल मैं समझाता हूँ। जैसे ना एक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कहीं पे है साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन, SACU करके है, साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन। अब इसके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, यहाँ पे नमीबिया हो गया, बोत्सवाना, इस तरह की कुछ कंट्रीज़ हैं साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन के अंदर। अब होता पता क्या है, होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई प्रोडक्ट साउथ अफ्रीका से नमीबिया जाना है, तो ये आपस में क्या करेंगे, हो सकता है 0% पे जाए, उसी तरह से नमीबिया से साउथ अफ्रीका जाना है, ये भी 0% पे जाए। तो कहीं ना कहीं आपस में क्या हुआ, आपस में एक तरह की इन्होंने क्या लगाई, ज़ीरो ड्यूटी। ये जितनी भी कंट्री है ना, मान लो 4-5 कंट्रीज है मान लो SACU के अंदर, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपस में इनको अगर ट्रेड करना है तो 0% ड्यूटी पे कर लेंगे। पर अगर मान लो इंडिया के साथ ये ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है 15% ड्यूटी लगे। मतलब कहने का मतलब अगर साउथ अफ्रीका अगर चाहता है, साउथ अफ्रीका ने अगर मान लो ट्रेड करना है इंडिया के साथ, तो साउथ अफ्रीका भी 15% ड्यूटी लगाएगा। इंडिया अगर नमीबिया के साथ कर रहा है तब भी 15% ड्यूटी, बोत्सवाना के साथ कर रहा है 15% ड्यूटी। यानी कि जब भी ये इस पर्टिकुलर साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ अगर ट्रेड कर रही हैं तो सेम ड्यूटी लगेगी 15% मान लो वटेवर। और अगर इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ को आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करना है, साउथ अफ्रीका नमीबिया के साथ, नमीबिया बोत्सवाना, बोत्सवाना साउथ अफ्रीका इसके साथ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैसे होगा, ज़ीरो ड्यूटी। कहने का क्या मतलब, इसलिए जब भी कस्टम यूनियन की बात आएगी तो ज़ीरो ड्यूटी इंटरनली
आपस में जितनी कंट्रीज़ है वो आपस में ज़ीरो ड्यूटी लगाएंगी, और जो बाकी एक्सटर्नल कंट्रीज़ होंगी वहाँ पर क्या होगा, एक तरह का कॉमन टैरिफ। समझ आया पॉइंट? ये बस साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन का एग्जांपल याद रखना, हमेशा याद रहेगा कस्टम यूनियन क्या होता है। ठीक है, अब कंट्रीज इसके बाद सोचें कि भैया और इंटीग्रेट करते हैं, तो और इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, जब वो कॉमन मार्केट बनाएंगे। कॉमन मार्केट क्या होता है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ कस्टम यूनियन ओनली, मतलब कस्टम यूनियन वाली सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा जैसे आपका लेबर हो गया, आपका कैपिटल हो गया, इनका मूवमेंट आसानी से हो जाता है। कहने का क्या मतलब, जैसे आप यहाँ पे देखो यूरोप के अंदर ना, देखो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आपको मान लो एक देश से दूसरे देश जाना होता है ना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से आप ना, कोई ऐसे वीज़ा की ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, जैसे एक तरह से शेंजन वीज़ा होता है, उसके थ्रू ही आप बहुत सारी कंट्रीज़ में मूव कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हुआ, कंट्रीज़ आपस में इतनी ज़्यादा इंटीग्रेट हो गई हैं कि वहाँ पर अगर लोगों का मूवमेंट होना हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तो काफ़ी आसानी से हो जाता है, कैपिटल एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करनी हो तो काफ़ी आसानी से हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लेबर का मूवमेंट भी और कैपिटल का मूवमेंट भी काफ़ी ईजियर हो गया। और जो बाकी हमने फीचर्स देखे थे कस्टम यूनियंस के, वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा क्या हुआ, लेबर और ये कैपिटल का मूवमेंट यहाँ पे आसान हो गया। अब इससे भी अगर एक लेवल और ऊपर जाना हो तो उसको क्या बोल देते हैं हम, इकोनॉमिक मार्केट कह लो, इकोनॉमिक यूनियन कह लो। ठीक है, इकोनॉमिक यूनियन जनरली ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ तक देखिए ना कॉमन मार्केट की, वो तो है ही हैं, उसके अलावा आपकी एक तरह से कॉमन फिस्कल पॉलिसी हो सकती है, आपकी कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है। जैसे एग्जांपल देखो यूरोप का, ठीक है, यूरोप के अंदर सेम करेंसी चलती है यूरो, मतलब ज़्यादातर कंट्रीज़ जो मैं बता रहा हूँ, सभी कंट्रीज़ में ऑब्वियसली, ज़्यादातर कंट्रीज़ में आपको सेम करेंसी देखने को मिलती है। सिमिलर इनकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस होती है, कैसे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है, कम करना है, ठीक है, किस तरह से हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे है ना, तो वहाँ का सेंट्रल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसे सोच रहा है, आपस में यहाँ पर भी इंटीग्रेशन है। तो देख रहे हो कितनी ज़्यादा इंटीग्रेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये होते हैं अलग अलग टाइप्स। ठीक है, अब यूपीएससी आपसे क्या पूछ सकता है, एक तो हो सकता है किसी का भी यहाँ से मतलब पूछ ले, राइट, या दूसरी चीज़ हो सकती है आपको बोले कि भैया इनको अरेंज करो, ये 5-6 एग्जांपल्स आपको दे देगा, ये सारी चीज़ें जो हैं बोलेगा आप इनको अरेंज करो कि कहाँ से कहाँ तक कहाँ ज़्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। तो हमने देख लिया इकोनॉमिक मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन है, यहाँ पर तो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी ये भी सिमिलर होती हैं। कॉमन मार्केट के अंदर भी हमने देखा कि एक तरह का कस्टम यूनियन था, जिसके साथ ही साथ और क्या चीज़ें थी, एक तरह से जब लेबर की मूवमेंट हो गया, कैपिटल की मूवमेंट काफ़ी आसानी से होती है। कस्टम यूनियन के अंदर क्या था, याद करो, साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन का एग्जाम्पल, जहाँ पर क्या था, एक तरह का आपस में कितनी थी, ज़ीरो ड्यूटी लगती थी इंटरनली, और एक तरह से जब बाहर वाली कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो कॉमन टैरिफ लगाते थे। याद करो ना वो साउथ अफ्रीका, नमीबिया, बोत्सवाना वाला एग्जांपल। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा था सेसा सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये थोड़ा गुड्स के साथ रिलेटेड था। सेपा के अंदर क्या था, हमने देखा था सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट के साथ डील करता था। एफटीए के अंदर हमने देखा किस तरह से ना कंट्रीज आपस में एक तरह की नेगेटिव लिस्ट बनाती हैं, उसके बेसिस पे ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर ये जो होता है टैरिफ को कम करती हैं। पीटीए के अंदर एक तरह की जनरली पॉजिटिव लिस्ट बनती है, जहाँ पर सिर्फ कुछ आइटम्स के ऊपर ट्रेड को कम किया जाता है, बैरियर्स जो होते हैं उनको ट्रेड नहीं, बैरियर्स जो होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, उनको कम किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी एक बार पढ़ सकते हो इसी चीज़ को, मैंने यहाँ पर भी आपको मेंशन कर दिया आपके बेनिफिट के लिए, एक बार बस क्विकली आप गो थ्रू कर सकते हो, जो चीज़ें हमने पढ़ी एग्जैक्टली वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो जब भी देखो आपको जब आगे अगली बार से होगा क्या, अगली बार हो सकता है इंडिया किसी और कंट्री के साथ भी कोई कभी सेपा करे, कभी सेसा, कभी एफटीए करे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी न्यूज़पेपर के अंदर। तो जब भी आप वो चीज़ें पढ़ो तो आपके दिमाग में क्विकली आना चाहिए, अच्छा पहले पीटीए होता है, फिर एफटीए होता है, फिर सेसा सेपा आ जाता है, फिर आ जाता है हमारा कस्टम यूनियन आ गया, फिर कॉमन मार्केट एंड फिर इकोनॉमिक यूनियन एक तरह से आ जाता है। तो ये चीज़ें ना जब आप इस तरह से, जब आप कोई भी चीज़ आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, जब वो कोई चीज़ करंट में आ रही है, उसको आप स्टैटिक के साथ अगर आप लिंक कर ले हो, ठीक है, आपको याद आ रहा है उस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं इस तरह की अप्रोच जब आप इकोनॉमी के अंदर रखोगे ना, ट्रस्ट में आपको चीज़ें लंबे टाइम के लिए रिटेन हो जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना कि इकोनॉमी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैं डेफिनेटली आपकी बात से एग्री करता हूँ कि टेक्निकल सब्जेक्ट ज़रूर है, पर कहीं ना कहीं वो इसलिए ज़्यादा टेक्निकल लगता है क्योंकि हम स्टैटिक को एक बार पढ़ लेते हैं, उसको फिर भूल जाते हैं। पर ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है इन दोनों के बीच में एक तरह का इंटरलिंकेज बनाने की। दोनों को एक चीज़ मतलब एक तो पहले स्टैटिक को समझो, उसको बार बार रिवाइज़ करो, फिर जब करंट अफेयर्स में वो चीज़ें आती हैं उनको एक बार दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश किया करो कि क्या मैं याद कर पा रहा हूँ कि ये चीज़ क्या थी,
क्या मुझे ऑर्डर पता है, क्या मुझे इन सभी चीज़ों में फ़र्क पता है या नहीं पता है। इस तरह से चीज़ों को पढ़ोगे कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर टाइम तक रिटेन करी जा पाएंगी। एंड इवन देखो जब हम कोर्सेज़ के अंदर भी डिस्कशन करते हैं हमेशा यही फोकस होता है कि आपको स्टैटिक और करंट के बीच में एक अच्छा इंटरलिंकेज बनाया जा पाए, आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करे जाएँ, या फिर क्लासेस के अंदर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाए मेंस की, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि एक तरह की ना पूरी होलिस्टिक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए टॉपिक के रिगार्डिंग। एंड चाहे सारे कंपोनेंट्स हो, चाहे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, उसकी एक तरह से आप अच्छे से तैयारी करवा जा पाए। देखो मैं थोड़ा सा बताऊं, अगर हमारे देखो प्रारंभ कोर्स के अंदर एग्जैक्ट यही चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रारंभ कोर्स के अंदर आपको प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, सभी के रिगार्डिंग आपको एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। देखो अगर आप ऑनलाइन माध्यम में हो तो आपको वीडियोज़ अवेलेबल करवा दी जाएंगी, अदरवाइज ऑफलाइन में भी ये पर्टिकुलर कोर्स अवेलेबल है जहाँ पर आप ये चीज़ें सारी सीख सकते हो। उसके अलावा देखो आपको प्रॉपर टेस्ट प्रोवाइड कर जाएंगे, बिल्कुल बेसिक आपको ना एनसीईआरटी वाली चीज़ें भी डिस्कस करी जाती हैं, तो बिल्कुल बेसिक से लेके पूरे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। उसके अलावा एक बार आपने चीज़ों को पढ़ लिया, फिर कहीं ना कहीं आपके पास टेस्ट अवेलेबल होंगे, ठीक है, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, ताकि ये इंश्योर किया जा पाए कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो कि आप उनको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इसके अलावा भी देखो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको डाउट सेशंस भी होते हैं, आपके मेंटरशिप भी प्रोवाइड करी जा रही है। तो सारे के सारे जो भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं ना कहीं यूपीएससी प्रिपरेशन को ईजी करने के लिए, वो इस प्रारंभ कोर्स में अवेलेबल है। हमारा नेक्स्ट बैच बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे www.video.onlyis.in पे जाके इस प्रोग्राम को आप एनरोल कर सकते हो। इन केस आपके कोई डाउट्स हों तो आप इस नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ देखो कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हैं, बट कहीं ना कहीं हमें थोड़ा टेस्ट करना थोड़ा चाहिए, जहाँ पे हम ना प्रीलिम्स का भी टेस्ट दे पाएँ या मेंस के भी टेस्ट दे पाएँ। अब आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही हमने लॉन्च किया है MIP क्या है, मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं 47 टेस्ट, एंड मेंस के टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें GS और ऐसे दोनों कवर्ड है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको हर टेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर इवैल्यूएशन मिल जाएगी, जहाँ पर आपको पता लग पाएगा अपनी गलतियों के बारे में, एंड साथ ही साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है, ताकि आप अपनी गलतियों से सीखो एंड कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बेहतर कर पाओ, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो डेफिनेटली dvv.onlyis.in पे जा सकते हो। कोई क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे भी हमें कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हो, ठीक है जी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो इस वीक न्यूज़ में था, वो था रिगार्डिंग कि गवर्नमेंट ने, देखो एक ये न्यूज़ थी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सोच रही है कि 300 नई ब्रांचेस ओपन करनी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU बैंक्स की बाय दिसंबर ऑफ दिस ईयर, ठीक है जी। अब इसका देखो, इसका कहीं ना कहीं आप रेलेवेंस समझो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या चीज़ हो सकती है। अब बैंक ब्रांचेस खोल रहे हैं तो क्यों खोल रहे हैं, देखो ऑब्वियसली इसके पीछे का रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हर कॉर्नर के अंदर एक तरह की हम बैंकिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करा जा पाए। अब देखो कई बार पता क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जब बात होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, इसका मतलब होता है कि बैंक अकाउंट खोल दिए, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक काफ़ी ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक तरह की उन चीज़ों को डिनोट करता है जहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी हो, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी टू अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। कहने का क्या मतलब, कहने का ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट खोल देना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। इसके अंदर आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हों या आपके पास कुछ ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी जाएं जिसके अंदर आपको ये चीज़ें हेल्प करे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेविंग्स के लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हो। देखो हो सकता है कि जैसे कोई शहर में रहने वाले एक कोई लखपति करोड़पति इंसान के लिए कुछ सेविंग इंस्ट्रूमेंट अलग हो, ठीक है, एक गांव में एक किसान के लिए कुछ सेविंग इंस्ट्रूमेंट अलग हो, या फिर क्रेडिट के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो ना किसान क्रेडिट कार्ड हो गया। तो इस तरह के अलग अलग एक तरह से कह लो कि टेलर मेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि क्या इंश्योर किया जा पाए, ताकि इंश्योर किया जा पाए उसकी अफोर्डेबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग। इसके अलावा हो सकता है जैसे आपके पास कुछ पेमेंट सर्विसेज हों, ठीक है, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाती हैं, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ही आ जाती हैं। उसी तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों के बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देना, ठीक है, उनके बीच में एक तरह से अवेयरनेस हो, तो इसको भी कहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ही इंक्लूड करोगे। उसी तरह से आपके पास प्रोडक्ट्स हों कहीं ना कहीं रेमिटेंसेस के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग हो, पेमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों, इंश्योरेंस के जैसे प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, या फिर आपके पास कुछ प्रकार की सोशल सिक्योरिटी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हों।
राइट। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें मिलके फाइनेंशियल इंक्लूजन बनाती हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बस इतना नहीं है कि बैंक अकाउंट खोल देना, जी नहीं, वो सिर्फ एक पार्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, बाकी ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आती हैं। और ये जो सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लोगों के पास अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, कि एक तो पहले अवेलेबिलिटी हो, मतलब ये सारी चीज़ें हों उनके पास, दूसरा उनके कॉस्ट पे हिसाब से हो, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना दिए जाएं जिनको वो अफोर्ड ही ना कर पाएँ, ठीक है। साथ ही साथ ये एक्सेसिबल भी होने चाहिए। जैसे आप जानते हो एक तरह का डिजिटल डिवाइड हमें कई बार देखने को मिलता है, ठीक है ना, कि लोगों के पास मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ को हटाना, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम होना, ठीक है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि मनी लेंडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये एक्चुअल में ना एक आरबीआई की रिपोर्ट थी, उसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन करी हुई थी कि किस तरह से हम ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से इन्होंने अलग अलग एक तरह से ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, राइट, इस तरह से इनको इंश्योर करने की बात करी गई है, ठीक है। ये भी देखो उसी रिपोर्ट के अंदर था कि किस तरह से एक फाइनेंशियल लिटरेसी की ज़रूरत है, ब्रांच एक्सेस होना चाहिए, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर बता सकते हो, ठीक है। अब देखो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या कह लो आरबीआई की तरफ से बहुत सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो आप कहीं ना कहीं अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हो अगर मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कि जनधन योजना, ये डेफिनेटली सबसे बड़ा मेजर है, इसके थ्रू देखो बहुत सारे बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, किस तरह से आरबीआई ने सोचा हुआ है किस तरह से अगले 6 साल में हम अलग अलग प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड, डेफिनेटली किसानों के लिए हमने ना काफ़ी पुरानी अब तो देखो स्कीम होगी वैसे ही है, बट कहीं ना कहीं किसानों को आसानी से क्रेडिट मिल पाए ताकि वो टाइमली एप्लीकेशन ऑफ इनपुट्स कर पाएँ अपने एग्रीकल्चर के अंदर, उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है। उसी तरह से एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम हो गया, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल हो गया। इसके थ्रू क्या किया जा रहा है? इसके थ्रू कहीं ना कहीं कोशिश करी जा रही है कि कहीं ना कहीं हम उन एरियाज तक भी पहुंच पाएँ जहां पर अभी तक हम नहीं पहुंच पाए, मतलब बैंकिंग टू द अनबैंक्ड, ठीक है। कई बार क्या होता है, कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मतलब है कि अगर आप लोग हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग हैं जो कहीं ना कहीं बैंक तक नहीं पहुंच पाते ना, तो बैंक उन तक पहुंच जाए, उसको एक तरह से बोल देते हैं बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल। उसी तरह से आप जानते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को साथ हम एक तरह से लिंक करके इस चीज़ को प्रोवाइड करने की कोशिश करी जा रही है। उसी तरह से नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आप जानते हो एक तरह का फंड मेंटेन करता है जिसके थ्रू ये किया जाता है। रीजनल रूरल बैंक्स हमने एस्टैब्लिश किए हैं डेफिनेटली इसी पर्पज़ के लिए। आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आता है जिसके थ्रू हम जैसे फॉर एग्जांपल क्या एक्सेस है, क्या उनका यूजेज है, क्या क्वालिटी है, इन पर्टिकुलर चीज़ों की उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनको रेटिंग दी जाती है, ठीक है जी। उसी तरह से हमने कुछ नए नए बैंक्स लेके आए हैं, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गया, पेमेंट बैंक्स हो गया। ये किस लिए हैं? ये मैं बता रहा था ना आपको कि टेलर मेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए जहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए उनको बनाया जाए। तो ये डेफिनेटली उसी की एक तरह से अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी इन प्रोडक्ट्स की इंक्रीज़ करी जा रही है, ठीक है। उसी तरह से बाकी आप डिफरेंट इनिशिएटिव्स भी देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीआई हो गया, आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आया है। इनफैक्ट देखो सब ये थोड़े मैंने रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं, इसके पहले भी आप जानते हो 1969 के अंदर हमने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, ठीक है। 1980s में सेकेंड राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन हुआ, उसके थ्रू क्या हुआ, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ही तो पार्ट थे। उसके अलावा लीड बैंक स्कीम हो गया, ठीक है ना, सर्विस एरिया अप्रोच हो गया। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हमने कोशिश करी हैं जिसके थ्रू हम कोशिश क्या कर रहे थे, एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने की, ठीक है। कुछ इस तरह के देखो मेंस के अंदर भी ना, थोड़ा सा आपको बता दूं, मेंस के अंदर भी ना आप इस तरह के फ्लो चार्ट, इस तरह के डायग्राम बना सकते हो। ये जो पर्टिकुलर मैंने एक तरह से इन्फोग्राफिक कह लो कि लिया हुआ है, ये आरबीआई की रिपोर्ट ही है। उन्होंने ये बताया किस तरह से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी कैसे इंप्रूव करनी है। वहाँ पर देखो फाइनेंशियल लिटरेसी का पॉइंट है, ठीक है, डिफरेंट सर्विसेज को कैसे पॉइंट करना है, स्किल डेवलपमेंट हो गया, ग्रीवांस एड्रेसल हो गया, इस तरह की अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आरबीआई ने बात करी है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ अगर आप डायग्राम्स अपने मेंस में बनाओगे ना तो आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो वापस आते हैं, देखो अभी जो हम रिसेंट न्यूज़ पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या था कि जो 300 नई ब्रांचेज़ हैं वो कब तक ओपन करनी है, बाय दिसंबर 2022, और ये होंगी क्या, ब्रिक एंड मोटर ब्रांचेस। अब कई बार ना एक स्टूडेंट ने मुझे टेलीग्राम पे ये पूछा था कि सर ब्रिक एंड मोटर क्या होता है। देखो होता क्या है, एक तो देखो आजकल आप जानते हो इंटरनेट का ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर वर्क करती हैं। हाउएवर कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रेडिशनल मैनर में, ट्रेडिशनल बिजनेस की फॉर्म में वर्क करती हैं। तो ये जो एक तरह की कह लो जो फिजिकल ब्रांचेज होती हैं ना, उसी को बोल देते हैं क्या, ब्रिक एंड मोटर मॉडल,
ठीक है जी। अब यहाँ पर फोकस क्या है, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में काफ़ी सारी हम खोल रहे हैं ब्रांचेस, मध्य प्रदेश में खोल रहे हैं, तो 21 स्टेट्स हैं हमारे पास टोटल जहाँ पर ये 300 ब्रांचेस को ओपन करने की बात करी जा रही है उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर अभी भी बैंकिंग पेनिट्रेशन कम है। और देखो पॉपुलेशन 3000 से ज़्यादा हो एटलीस्ट उन एरियाज़ में हम जहाँ पे कहीं ना कहीं बैंक्स अभी तक नहीं पहुँच पाए, वहाँ पर नई ब्रांचेस खोलने की बात करी गई है। ठीक है जी। तो आई एम वेरी श्योर कि आप यहाँ से समझ गए होंगे किस तरह से इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन को हेल्प करेगा, क्या क्या हम बेनिफिट्स इससे देख सकते हैं। पर इसके साथ ही ना कई लोगों को ये भी दिमाग में आता है कि एक जगह तो पता क्या हो रहा है, एक जगह हम क्या कर रहे हैं, बैंक ब्रांचेस को बढ़ा रहे हैं। अभी कभी कभी हमें सुनने में क्या मिलता है कि बैंक्स को हम मर्ज कर रहे हैं, या फिर एक तरह का ना कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जैसे आप याद करो कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, ठीक है, उसको मर्ज कर दिया गया था, एक और बैंक को कर दिया गया था। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गए थे, यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का मर्जर हुआ था, कंसोलिडेशन हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम कर क्या रहे हैं, क्या कंसोलिडेशन अच्छा है या ये चीज़ अच्छी है? तो देखो दोनों की अपनी अपनी चीज़ें हैं। जैसे बैंक ब्रांचेस ओपन करने के तो फ़ायदे आप समझ गए, इसके साथ ही ये मुद्दा भी हमें मेंस में ना समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि बैंक, जब हम बैंक्स का एक तरह से कंसोलिडेशन करते हैं उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो उसको भी एक बार क्विकली देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके लिए एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं कि अगर मान लो इनका कंसोलिडेशन हो गया तो कंसोलिडेशन होने से क्या फ़ायदे क्या हो सकते हैं। देखो होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो इतनों की एक्चुअल में शायद हो सकता है ज़रूरत ना हो, तो कहीं ना कहीं हम उन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एक तरह से ना उनको कम करके हम एक तरह से बड़े ग्लोबल बैंक्स बनाना चाहते हैं। एक्चुअल में अगर आप ना थोड़ा देखोगे अगर डेटा, तो जो वर्ल्ड के टॉप 100 बैंक्स हैं ना, जो सबसे बड़े बैंक्स हैं, उनमें सिर्फ इंडिया का एक ही बैंक है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आई थिंक अराउंड 55th रैंक पे आता है। तो देखो ऐसा हमारा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी या उससे भी आगे जाना है, कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ बड़े बैंक्स, कुछ ग्लोबल बैंक्स होने चाहिए। वहाँ पर ये है, इस वजह से अगर हम एक तरह से कंसोलिडेशन करते हैं वो उनको हेल्प कर सकते हैं। उसके साथ ही एनपीए के रिगार्डिंग देखो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक इनमें से जैसे मान लो एग्जांपल, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट हो सकता है यूनाइटेड बैंक के एमपीएस हो सकता है ज़्यादा हो। ठीक है, तो एक तरह से पीएनबी जैसे बैंक्स अगर उसमें कंसोलिडेशन हो जाता है तो हो सकता है थोड़ा इनमें अपने गवर्नेंस के रिगार्डिंग कुछ मेजर्स लिए जाएं जो इसको हेल्प कर पाएँ। ठीक है, कॉस्ट कटिंग होगी, जो हमारे कई बार हमने ऐसा देखने को मिलता है कि सेम ही जगह पर एक यहाँ पे पीएनबी की ब्रांच है, इसके दो दुकानें छोड़ के कह लो कि यूनाइटेड की ब्रांच है, और उसके 2 शॉप्स के बाद ओबीसी की ब्रांच है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, इससे हमारी जो कॉस्ट है वो अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह से अगर ब्रांचेस को हम मर्ज कर रहे हैं इन पर्टिकुलर बैंक्स को, उससे कॉस्ट कटिंग हो सकती है। उसके अलावा भी कुछ और फ़ायदे आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा देखो पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है ना, कि हो सकता है कि पीएनबी कुछ अलग तरीके से काम करे, ये अलग तरीके से काम करे, ये अलग तरीके से, इन सभी की टेक्नोलॉजी भी हो सकता है अलग चीज़ों में काम कर रही हो, तो कैसे आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे वो एक चीज़ रहती है। वर्क कल्चर रहता है। और देखो हो सकता है इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी हम पीछे जाएं। ठीक है, जो हम ब्रांचेस थे हो सकता है कुछ ब्रांचेस यहाँ पे बंद करनी पड़े, तो यहाँ पर ही आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ हमें नुकसान भी देखने को मिलते हैं जब हम कंसोलिडेशन करते हैं। तो गवर्नमेंट की देखो दोनों तरह की पॉलिसीज़ हैं। एक तरफ हम कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़े, जहाँ पर हम नई नई बैंक ब्रांचेस को ओपन कर रहे हैं, जहाँ पर उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर बैंक ब्रांचेस अब तक पहुँची ही नहीं। एट द सेम टाइम हो सकता है कि जैसे हम कंसोलिडेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं ना, उससे ग्लोबल बैंक्स बढ़े, उनकी रीच बढ़ सकती है। एंड साथ ही साथ हो सकता है कि ये जो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे लिखा है ना कि बैंक ब्रांचेस हो सकता है बंद करनी पड़े, वो शायद हो सकता है कि अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा कई जगह हो सकता है हमने बैंक ब्रांचेस खोल रखी हों, वहाँ से हटा के हम अपना ध्यान रूरल एरियाज़ की तरफ लेकर आ सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में मूव करे तो डेफिनेटली ये उनको हेल्प कर सकता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये चीज़ अच्छी हो सकती है। ठीक है जी, तो ओवरऑल देखो जितने पर्सपेक्टिव्स थे, भले ही न्यूज़ बहुत छोटी सी थी, पर उसके हमने अलग अलग डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करी कि आखिर फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, क्या क्या इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, एंड कहीं ना कहीं किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करता है। ऑन द अदर हैंड इसका वाइस वर्सा जो कंसोलिडेशन वाला चीज़ थी वो भी हमने समझी। अब देखते हैं, देखो पिछले हफ्ते जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, यूपीएससी 2018 का मैंने क्वेश्चन दिया था, और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, और ये लगभग सभी ने ठीक दिया है। देखो होता क्या आप सभी जानते हो, आप जानते हो एक चीज़ होती है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, लोगों की एक तरह से कह लो कि लोगों की वेलबींग या फिर ओवरऑल जो होती है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, उसके ऊपर हमारा फोकस होता है कि क्या लोगों की लाइफ में एक्चुअल में चेंज आया या नहीं आया, क्या वो अच्छी लाइफ अब जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे। तो यहाँ पर फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पे नहीं है, क्वांटिटेटिव तो चलो है ही है, पर हम उसके साथ ही साथ हमारा
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे भी फोकस है, क्या लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेके आ पा रही हैं, नहीं लेके आ पा रही। अगर देखो मान लो हमारा पर कैपिटा जीएनपी बढ़ भी गया या जो भी चेंज आ गया, अगर उसकी वजह से लोगों के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो रही, अगर लोगों के बीच में एक तरह से पॉवर्टी कम नहीं हो रही, अगर वहाँ पे लोगों का पोल्यूशन है या फिर उनको अच्छा हेल्थ स्टैंडर्ड्स नहीं मिल रहा, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई। इकोनॉमिक ग्रोथ भले ही होगी हो, भले ही क्वांटिटेटिव डायमेंशंस में हमने अच्छा कर लिया हो, पर क्वालिटेटिव डायमेंशंस के अंदर हम अच्छा नहीं कर पाए। इस वजह से अगर हमारे पास एब्सोल्यूट या पर कैपिटा रियल जीएनपी बढ़ भी जाती है, पर उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता अगर हमारे यहाँ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये आंसर ठीक दिया था, ठीक है, तो बिल्कुल सी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन दिया था मैंने कि टर्म नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है। अब देखो काफ़ी लोगों के मैंने कल रात ही कमेंट्स में पढ़ रहा था, तो 50% के करीब लोगों ने इसका आंसर ठीक दिया है, बट ऑन द अदर हैंड लगभग 50% ने इसका गलत दिया है। मतलब मुझे ए बी सी डी चारों ऑप्शंस मिल गए स्टेटमेंट कमेंट्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ही सर्टेन हूँ कि आप लोगों को, आप या एटलीस्ट आप में से एक साइजेबल लोगों को इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं है। तो मैं 2-4 मिनट लेना चाहता हूँ आप सभी के, ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। देखो पहले मैं आपको ना थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ होती है ग्रॉस, एक चीज़ होती है नेट। अब कभी आपने ना देखो, कई बार पक्की बात है कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड सुने होंगे ग्रॉस नेट। एक बात रियलाइज़ करो, जब भी आप ग्रॉस की बात कर रहे हो तो आप किसी बड़ी चीज़ की बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। और जब नेट की बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे कई बार ना आपने देखा नहीं कि ये होगी ग्रॉस अमाउंट, फिर उसमें से कुछ डिडक्ट किया जाता है, उसमें से कुछ हटाया जाता है, फिर होता है नेट अमाउंट पेएबल, राइट। उसी तरह से जब हम बात करते हैं ग्रॉस की, ये है बड़ी चीज़, और जब नेट होती है ये होती है छोटी चीज़। तो यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पर डेप्रीसिएशन को हटाते हैं, तब हम पहुँचते हैं ग्रॉस से नेट। डेप्रीसिएशन क्या होता है, एक तरह के कह लो कि वियर एंड टियर लॉसेस, ठीक है, जो एक तरह से हमें एक रिप्लेसेबल चीज़ों के लिए वियर एंड टियर लॉसेस जो होते हैं उनको हम एक तरह से डेप्रीसिएशन बोल देते हैं। तो ग्रॉस अमाउंट में से जब हम नेट अमाउंट तक पहुंचते हैं तो बीच में से कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, जो कि इस केस में क्या है, डेप्रीसिएशन। तो एक तो फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इक्वल टू नेट। उसी तरह से एक फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक और नेशनल। अब डोमेस्टिक का मीनिंग क्या होता है और नेशनल क्या क्या मीनिंग होता है। देखो जब भी आप वर्ड सुनोगे डोमेस्टिक, आपको क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में वेयर, और जब नेशनल आना चाहिए आपके दिमाग आना चाहिए हु। समझ आया। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप जीडीपी की बात करते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ। यानी कि हमारा फोकस क्या होता है, हमारा फोकस होता है वो चीज़ प्रोड्यूस कहाँ हो रही है, कहाँ होता है ना वेयर, कोई चीज़ प्रोड्यूस हो कहाँ पे रही है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं नेशनल की, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि भैया उसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, क्या इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है या नॉन इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब भी हम बात करेंगे डोमेस्टिक की, तो याद करना डोमेस्टिक क्या होता है, डोमेस्टिक होता है एक तरह का जोग्राफिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई चीज़ कहाँ प्रोड्यूस हो रही है। उसी तरह से नेशनल क्या होता है, एक तरह से जब हम नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि ना कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो जब भी हमने डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है, हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है, देखो आप सभी जानते हो फैक्टर इनकम के बारे में। तो वो फैक्टर इनकम जो कहीं ना कहीं हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न करी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया को छोड़ के, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, वो वाली इनकम जो कहीं ना कहीं नॉन रेजिडेंट्स ने अर्न करी, कहाँ पर, ठीक है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि इंडिया के अंदर। कहने का क्या मतलब, डोमेस्टिक में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो आ जाएंगे हम नेशनल की तरफ, ठीक है जी। तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। एक तीसरा आखिरी फॉर्मूला क्या है, तीसरा आखिरी फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, एक होता है मार्केट प्राइस, ठीक है जी, एक होता है फैक्टर कॉस्ट। अब देखो फैक्टर कॉस्ट एक तरह से ऐसा सोचो कि जब किसी चीज़ को बनाया गया तो उसमें अलग अलग हमने फैक्टर्स यूज़ करे, लैंड, लेबर, ठीक है ना, जो होता है लैंड हो गया, लेबर हो गया, और जो हमारी, ठीक है, जो हमने यूज़ किया एक तरह से जो एंटरप्रेन्योर हो गए, ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे फैक्टर्स होते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी फैक्टर कॉस्ट होती है। तो एक होती है फैक्टर कॉस्ट जो चीज़ को बनाने में लगा, एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस यानी कि जो आप कहीं ना कहीं देखते हो, जैसे बिस्किट्स का दाम क्या है, मार्केट प्राइस, ठीक है, बट बिस्किट के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ फैक्टर कॉस्ट होगी। तो आप एक चीज़ सोचो, जब वो चीज़ वहाँ पे बनी, जो फैक्टर कॉस्ट है जिसमें प्रॉफिट वगैरह सब इंक्लूड हो गया, तो फैक्टर कॉस्ट से लेके मार्केट प्राइस तक पहुँचने का क्या तरीका होगा। फैक्टर कॉस्ट के अंदर आप क्या ऐड करोगे, फैक्टर कॉस्ट के अंदर आप करोगे
कुछ जो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाएगी, ठीक है, जैसे जीएसटी वगैरह लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स। उसके साथ ही साथ हो सकता है गवर्नमेंट कुछ उसके ऊपर सब्सिडी दे दे। तब हम कहाँ पहुँच जाते हैं, मार्केट प्राइस की तरफ। यानी कि हमारे पास एक तरह से क्या था, हमारे पास एक स्टार्टिंग प्राइस था फैक्टर कॉस्ट, उसमें हमने गवर्नमेंट के कुछ टैक्स लगाया, तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड किया, फिर सब्सिडी को माइनस किया, तब हम कहाँ पहुँच गए, तब हम पहुँच गए हम अपने मार्केट प्राइस के ऊपर, राइट। तो ये 3 फॉर्मूले याद रखना। पहला क्या है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। उसी तरह से डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ऐड करेंगे, वो बन जाएगा नेशनल इनकम। उसी तरह से मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है जी। अब अगर इतना पता लग गया तब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। देखो नेशनल इनकम क्या होता है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब हमें ये देखना है कि बस इसमें से कौन सी चीज़ NNP एट फैक्टर कॉस्ट होती है। जैसे स्टेटमेंट ए पे आओ, स्टेटमेंट ए देखो, स्टेटमेंट ए क्या बोल रही है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। अब याद करो मैंने क्या बताया था, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा नेट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। ये देखो ना, ये लिखा तो है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। तो इसका आंसर पहले का क्या आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पर हमें क्या करना था, हमें तो आना था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की तरफ। ये बता रहा है NNP एट मार्केट प्राइस, तो ये तो हो गया गलत, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो गया गलत। उसी तरह से आप अपने एंड पे एक बार बी चेक करो, ठीक है। मैं चलता हूँ सी की तरफ। अब सी देखते हैं एक बार, सी में क्या लिखा है, सी में लिखा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये लिख दिया GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, यही लिखा हुआ है। ठीक है जी, बहुत बड़ी स्टेटमेंट लग रही है, कोई बात नहीं, पहले इतने को सॉल्व करो। GNP माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या था, ये देखो ना, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या था, नेट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। अब ये देखो, ये क्या था, मार्केट प्राइस क्या था, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। अरे कुछ नहीं किया, बस इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को इधर ले आया इक्वल टू के, तो साइन चेंज हो गया। तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये बन गया फैक्टर कॉस्ट। अब ये इतना देखो, ये मार्केट प्राइस माइनस IDT प्लस सब्सिडी, ये यही तो लिखा है NNP माइनस IDT प्लस सब्सिडी। तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था नेशनल इनकम, जो क्या होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, और ये आ तो गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर बन गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो टेक्निकली करना क्या है, बस ये 3 फॉर्मूले याद रखो, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल, एंड मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसके बेसिस पे अब जितना मर्जी टफ क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ पे 10 आइटम है, घुसा दे हटा दे, जो भी होगा आप इसको क्वेश्चन को ऐसे जैसे जितना मर्जी टफ क्वेश्चन हो, आई एम वेरी श्योर आप इसको कर ले जाओगे। ठीक है जी। अब देखो आज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कोशिश करना, ये 2020 में आया था, तो आप मुझे बताओगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये जो पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ऑल दो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बट एक बार कोशिश कीजिएगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी 2020 का ही है, थोड़ा मैं ट्रिम्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करना चाहता था आप सभी से, तो ये कोशिश करना एक बार कि ट्रिम्स के रिगार्डिंग भी आप इसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो एंड मुझे बताओ कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, कुछ स्टेप्स हमने देखे, ठीक है, जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स और करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करना है वो भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से अगले हफ्ते भी हम डिस्कशन करेंगे, बट मेक श्योर कि आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो, क्योंकि उसी बेसिस पे मुझे पता लगता है कि आप कितना, कोई कॉन्सेप्ट आपको कितना अच्छा आता है, फिर उसके बेसिस पे मैं उतने ही डिटेल में आपको वो चीज़ समझा पाता हूँ, या फिर मैं उसको फिर क्विकली समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।